नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? इस सवाल के साथ आज का कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हीरेन जोशी, जो कि प्रधानमंत्री के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते थे, सबसे ताकतवर अफसर माने जाते थे, ये बताया जा रहा है कि 24 तारीख से वो गायब हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ लोगों ने ये कहा कि उनको हटाया गया और तमाम तरीके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक खबरों का सिलसिला सोशल मीडिया पर शुरू हो गया और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हीरेन जोशी जो वो व्यक्ति हैं जो रोज सुबह गोदी मीडिया को डिक्टेशन दिया करते थे कि आज ये एजेंडा मोदी जी के फेवर में चलना है। सारे टीवी चैनल्स को वो एक तरीके से प्रवचन देते थे और प्रवचन देने के बाद व्हाट्सएप पर बाकायदा मैसेजेस जाती थी और सारे गोदी एंकर्स एक ही तरीके का प्रोग्राम करते थे और एक ही तरीके के का जो नैरेटिव है उसको परोसा करते थे। अब ये बताइए कि अगर इतना ताकतवर, इतना पावरफुल ऑफिसर पीएमओ का अगर अचानक से गायब हो जाए तो चर्चा तो शुरू होगी और चर्चा तमाम तरीके की चर्चा है। मैं केवल चर्चा कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हीरेन जोशी ने कुछ गलत काम किया, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई गलत काम हुआ होगा या कोई गलत काम का वो अड्डा बना होगा। ये डिस्क्लेमर लगाकर इस कार्यक्रम को मैं कर रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर अनाप शनाप चर्चाएं हैं। कोई बेटिंग ऐप से हीरेन जोशी को जोड़ रहा है, कोई तमाम तरीके के ड्रग स्कैंडल की बात कर रहा है, कोई सेक्स स्कैंडल की बात कर रहा है, अलग अलग तरीके की बातें। मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, ना ही किसी पर आक्षेप या आरोप लगा रही हूँ, लेकिन अगर पीएमओ का, प्रधानमंत्री कार्यालय का इतना ताकतवर व्यक्ति अचानक से गायब हो जाएगा और ये वो व्यक्ति थे प्रधानमंत्री के हर हट पे जाते थे, जितने टॉप शॉट्स हैं मीडिया के उनसे वो संपर्क में रहते थे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। पवन खेड़ा की एक बाइट है, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने हीरेन जोशी का जिक्र किया। तो आइए पहले पवन खेड़ा की उस बाइट को सुन लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा की बाइट। अगर आप बैक स्टेज में हैं तो पवन खेड़ा की बाइट चल रही है। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हीरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोटने का बहुत काम किया और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है? देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, ये भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हीरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, ये भी देश को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल पर। भले आप कितनी ऐप ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही नहीं है। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हीरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया।
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखे। पवन खेड़ा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोपहर में हुई थी और शाम होते होते एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। वो क्या, प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा आ गया। और इसके पहले लॉ कमीशन के जो हितेश जोशी हैं, उनका जिक्र, जिसका पवन खेड़ा ने जिक्र किया, उनका इस्तीफा हो चुका था। तो ये ताबड़तोड़ इस्तीफे का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब आइए आपको नवनीत सहगल का इस्तीफा पत्र दिखाते हैं। नवनीत सहगल वो आईएएस ऑफिसर हैं जिनको हिरेन जोशी लेकर आए थे। नवनीत सहगल वो ऑफिसर है जिन्होंने सुधीर चौधरी को 15 करोड़ में हायर किया था दूरदर्शन के लिए। ये आपको मैं दिखा रही हूँ नवनीत सहगल का रेजिग्नेशन लेटर व्हिच इज डेटेड 2 दिसंबर। ये खबर कल आई, उसके बाद मीडिया पर एक्सचेंज में सब जगह खबर छपी और शाम होते होते, लेट इवनिंग होते होते ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। और इस समय भी टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट में ये टॉपिक है कि नवनीत सहगल ने क्यों रिजाइन किया। अब आपको एक सोशल मीडिया पर किस तरीके की चर्चा हुई, क्योंकि जैसे ही पवन खेड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बात को उठाया, देखिए अब राजदीप सरदेसाई ने कल क्या लिखा नवनीत सहगल के इस्तीफे पत्र पर। लेट नाइट न्यूज ब्रेक, प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल रिजाइंस, नो एक्सप्लेनेशन yet as to reasons but resignation accepted with immediate effect. Interesting times in the corridors of power. अब और आपको दिखाते हैं कि चर्चाएं किस तरीके की चल रही हैं। पीयूष राय वो ये लिखते हैं, ट्विटर यूजर है, काफी पॉपुलर है। नवनीत सहगल, the retired UP bureaucrat who hired Sudhir Chaudhary for 15 crores has resigned, और उनका रेजिग्नेशन लेटर इसके साथ लगा हुआ है। अब हिरेन जोशी को लेकर क्या क्या चर्चाएं हैं जरा देख लीजिए। साक्षी नाम का एक यूजर हैंडल क्या लिखता है, पीएमओ और हिरेन जोशी, एक आरोप, एक चुप्पी और एक संस्थागत संकट। अब ध्यान से इसको पढ़िएगा। भारत की राजनीति में आरोप लगना नई बात नहीं है, पर किसी अधिकारी पर आरोप लगना और प्रधानमंत्री कार्यालय का उस पर मौन रहना ये असामान्य है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का नियमों को ओएसडी हिरेन जोशी के बिजनेस पार्टनर, विदेशी संपर्क और संभावित हित संघर्ष पर जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक संस्था को सवाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री क्षेत्र नगत, नारायणगड, बीड, वैकुंठवासी महादेव बाबा यांच्या कृपा आशीर्वादाने ज्याला काय कळत नसेल, हराम कुत्र्याने नीट ऐकून घ्या। नगात 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 नगात, नारायणगड, बीड। ज्याला नगत कळत नाही, नगद ज्याला कळत नाही का, मग नगद आहे तर नगद। इथं ओधार बम बम भोले शिवशंकर, हर हर महादेव आहे नगद। ह्याच्यामध्ये असले कुत्रे, कुत्रे भौंकणारे कुत्रे असले ती समोर या, फक्त नगद नारायण समोर। नगद, नारायणगड, बीड, वैकुंठवासी महादेव बाबा यांच्या कृपा आशीर्वादाने छत्रपती शिवाजी महाराज के जय हो। धर्मवीर संभाजी, छत्रपती संभाजी महाराज के जय हो। ज्याला कोणा आज्ञेत नसेल, देवधर्म भक्त महादेव बाबा, नगद, नारायणगढ़, बीड। हिरेन जोशी कौन है और वो क्यों महत्वपूर्ण है? द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि हिरेन जोशी पीएमओ में सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। वही ओएसडी जिन्हें विपक्ष और मीडिया वर्षों से डिजिटल नैरेटिव प्रबंधन, मीडिया दबाव और ऑनलाइन इकोसिस्टम नियंत्रण का मुख्य चेहरा बताते रहे हैं, यानी वे उस तंत्र का हिस्सा हैं जो शासन
और संचार के बीच की रेखा मिटाता है। कांग्रेस के क्या आरोप है? महज राजनीति या गंभीर संकेत? अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा ये ट्वीट। कांग्रेस ने 2 तरह के आरोप लगाए हैं। कौन-कौन से हैं इसमें ये देखिए। आई थिंक वो मिस हो गया है। विदेशी यात्राओं के दौरान किससे मिलते? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस कहती है पीएमओ पर अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये वाक्य किसी राजनीतिक नारे जितना हल्का नहीं है। उसको एक जगह रखे, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाँ, कांग्रेस के आरोप ये देखिए। जोशी के बिजनेस और विदेशी संपर्क, संभावित बेटिंग ऐप नेटवर्क का जिक्र किया गया है। अब दूसरे पेज पर आइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने के लिए। पीएमओ में बैठकर गैर आधिकारिक कारोबारी गतिविधियां, विदेशी यात्राओं के दौरान किससे मिले? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये है कांग्रेस कहती है कि पीएमओ पर अभी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये वाक्य किसी राजनीतिक नारे जितना हल्का नहीं है। ये लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न है। तीसरा, पीएमओ की चुप्पी क्या बताती है? रिपोर्ट के अनुसार, ये प्रिंट की रिपोर्ट है उसको जिसको कोट किया जा रहा है कि पीएमओ ने फोन नहीं उठाया, कोई आधिकारिक बयान नहीं, न खंडन न स्वीकार। लोकतंत्र में मौन कई बार आरोप से भी अधिक गहरा होता है, क्योंकि ये पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। एक शीर्ष अधिकारी जो मीडिया, डिजिटल सिस्टम और संवेदनशील संचार में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा हो, उसके बारे में सवाल उठे और पीएमओ चुप रहे, ये असहज करने वाला संकेत है। जय महाकाल। मुद्दा हिरेन जोशी नहीं, पीएमओ। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय भीम। जय भीम। संस्थागत संस्कृति है ये। मनोज दादा जरंगे पटेल। एक ट्वीट में आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके के बहुत सारे ट्वीट हैं जिसका कुछ न कुछ लिंक बताया जा रहा है। वही ये पवन खेड़ा ने कहा है। मैंने पवन खेड़ा से आज सुबह बात भी की थी। पवन खेड़ा का ये मानना है कि एक हफ्ते बाद वो हो सकता है इस मुद्दे पर और ज्यादा खुलकर अपने विचार रख पाएंगे। अभी खबर आ रही है, कोई कह रहा है और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि शायद पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की चर्चा इतनी ज्यादा गर्म हो गई, ऑलरेडी मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जब मैंने इंटरव्यू किया इसी चैनल पर, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप देखिएगा मोदी जी का नाम आया है, उसके अलावा कई अधिकारी और पत्रकारों का भी नाम इसमें होगा। ये डॉक्टर स्वामी का कहना है।
लेकिन मैं केवल और केवल जो सोशल मीडिया पर चर्चा है उसके मुताबिक जा रही हूँ और उसी पर ही आज अपने आप को केंद्रित रखूंगी। अभी कोई ये भी कह रहा है कि शायद क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इसलिए धीरेन जोशी शायद वापस आ गए हैं, लेकिन कार्यालय जो पीएमओ का है, प्रधानमंत्री का कार्यालय, क्या अब उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है? क्योंकि इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कई तरीके की कहानियां चल रही है कि हिरेन जोशी इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि अमित शाह को कई सारी चीजें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री को बताया कि ये तो हमारी पोजीशन मिट्टी में डाल देंगे और उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, कितना कितना बड़ा ये बट्टा है एक तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यालय पे, इस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जा रही है, क्या इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा? और ये हमेशा कहा जाता है कि जब आग जलती है तो धुआं कहीं ना कहीं होता है, तो कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मैं एप्स्टीन फाइल्स को बार-बार लेकर आती हूँ क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के फुल डिस्क्लोजर्स दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आएँगे। तो कहीं ये कोई क्लेंजिंग एक्ट तो नहीं है। जब एप्स्टीन फाइल्स के सारे खुलासे के पहले क्या अपनी दूरियां पीएमओ ऐसे संदिग्ध लोगों के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम बेटिंग ऐप में चल रहा है, जिसका ड्रग से है, कुछ निजी संबंधों को लेकर भी टीका टिप्पणी हुई है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ खराब करनी अच्छी बात नहीं है। तो मैं आज केवल और केवल प्रधानमंत्री के कार्यालय की साख पर बात करूंगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, सर आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी और मीनू जैन वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। मैं सुरेंद्र जी से शुरू करूंगी क्योंकि सुरेंद्र जी को कहीं जाना है। सुरेंद्र जी, ये कितना बड़ा आरोप अपने आप में है? और आरोप नहीं, ये खाली चर्चा है अभी सोशल मीडिया पर। इस पर डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए कि सोशल मीडिया पर इतनी गंभीर चर्चा इसको लेकर हो रही है कि सब लोग पसोपेश में पड़ गए कि आखिर प्रधानमंत्री के कार्यालय में इस तरीके के लोग कर क्या रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ बोल भी नहीं रहे। बहुत शुक्रिया नीलू। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। हम सब लोग भारत के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं और भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम ने तो एक छोटा सा आरोप लगाया था जिसपे बड़ी बहस चलती है अयोध्या में। बड़ा एक छोटा सा आरोप एक धोबी ने लगा दिया था माता सीता के ऊपर। तो न तो उसकी वैधता की जांच की, क्या सच था क्या झूठ था सब लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े जिसपे चर्चाएं होती हैं कि यह गलत था या सही था, लेकिन उन्होंने राज को चलाने के लिए, राम राज्य को देने के लिए सीता मैया को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया था। ये अपने आप में हम लोगों को ये बताया भी जाता है, रामायण भी बताती है। अब आपके सामने है कि जिस शख्स के ऊपर आरोप लग रहे, कहते हैं ना कि हमारा एक पड़ोसी है नाम जिसका जोशी है, और जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम नहीं बोलेगा, और हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो आप पिछले 8-9 साल से जिस तरीके से उस जोशी पड़ोसी ने सारी चीजों को मैनेज कर रखा था, सारे मेन स्ट्रीम, तो आप लोग कहते हैं मीडिया में तो मेन स्ट्रीम आप लोगों को मानता हूं, उस मीडिया को मैनेज कर रखा था जो मास मोबिलाइजेशन में एक कुकृत्य करता था भारतीय जनता पार्टी के हक की बात करके, जबकि उसे प्रतिपक्ष के और जनता के हक की बात करनी चाहिए थी, जनता के सवाल पूछने चाहिए थे, उनको सबको मैनेज किया करता था। उसके ऊपर जिस शख्स का एक पूरा एक प्रभावी नियंत्रण था, आज की डेट में क्या ये मात्र संयोग है कि भाई हिरेन जोशी जी के ऊपर इस तरीके से बातें आती हैं और उसके बाद तुरंत ही शाम को हमारे परिचित हैं नवनीत सहगल साहब, वो भी चले जाते हैं प्रसार भारती से। मतलब ये संयोग है, प्रयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संयोग तो कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है प्रयोग होता है। अगर बैटिंग ऐप जैसे गंभीर आरोप सोशल मीडिया पे मान लीजिए तैर भी रहे हैं, सही है या गलत है मैं नहीं जानता, तो आप मुझे एक बात बताइए, महादेव ऐप के नाम पर पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार को लील गए थे, आज तक उसमें सिर्फ आरोप ही है, कुछ नहीं, ठीक है ना, महादेव ऐप के नाम पर। और इतना झूठ बोला था कि फलाने क्या भूपेश बघेल जी को पैसा दिया, जबकि वो आदमी खुद ही आके कह मैं भूपेश बघेल जी से मिला नहीं। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें जब आरोप लगे थे तो इतना हजार की संख्या में डिबेट हो रही थी। तो अभी जोशी जी पर तथ्यपरक डिबेट एक भी कोई हो रही हो तो कोई आप हमें बता दीजिए, कोई एक हो रही हो, आप कर रही हैं, आप साधुवाद की पात्र हैं,
हम तो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम पर, भगवान श्री राम की धर्म ध्वजा के नाम पर, भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर जो लोग चंदा इकट्ठा करके और साथ साथ वोट इकट्ठा करते हैं, वो कम से कम भगवान श्री राम के उस कृत्य को मानते हैं या नहीं मानते कि जिन्होंने एक धोबी के आरोप लगाने से माता सीता मैया को छोड़ दिया? तो क्या वो उनके उन चीजों का अनुसरण करेंगे पीएमओ या नहीं करेगा? दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, अब अगर कोई आदमी ये सोचे कि निजी कोई चीज है, तो निजी सच में पीएमओ में तो निजी कोई चीज है नहीं। ये स्पष्ट उंगलियां हिरेन जोशी पर नहीं उठेंगी। हिरेन जोशी के पीछे हम बिल्कुल नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन अगर कार्यालय में कोई आदमी बैठ करके कोई बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो देश की साख पर भी बट्टा लगा रहा है, प्रधानमंत्री की साख पर भी बट्टा लगा रहा है। आरोप झूठे हो या सच्चे हो या आरोप गलत हो, इन सारी बातों की जांच प्रधानमंत्री जी कार्यालय से प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ करके करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारी साख का सवाल है, देखिए प्रधानमंत्री जी की साख किस तरीके से मिटाई जा रही है आपके सामने है। मैं थोड़ा सा अलग से बात कह दूं 1-2 मिनट की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत रूस से तेल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर आज शाम 5 बजे से प्रभावी हो जाएगा। ये दो ऐसे वाक्य हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की साख पर बट्टा लगाया। भाई कौन होते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये कहने वाले कि हम तेल रूस से खरीदेंगे, कि अमेरिका से, कि वेनेजुएला से, कि पेरू से, कि सऊदी अरब से? ये भारत के लोग तय करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं तय करेंगे ना। उसके बाद आप आ जाइए, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर कौन, हमारी सेना को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री कार्यालय को करना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। एक ट्वीट आता है, उसके बाद फायर इफेक्ट में आ जाता है आपके सामने। फिर मैं नायरा इंडस्ट्रीज, जो नायरा पेट्रोकेमिकल्स है, अभी 3 दिन पहले ये तो कहीं किसी ने चर्चा ही नहीं की, नायरा इंडस्ट्री को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कहीं पर कोई चर्चा नहीं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, और इस पर कोड में खास हिरेन जोशी जी का ये आना जाना, पता नहीं आप अभी कह रहे हैं वापस आ गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि अगर आग लगी है, धुआं दिख रहा है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय एक अंतिम कार्यालय होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को इतने गंभीर संकट या आरोप कभी नहीं लगे। आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में आप लोग माहिर हैं। बिल्कुल जी, ये बात प्रधानमंत्री जी को स्वयं क्लियर करनी होगी, क्योंकि वो अपनी छवि के ऊपर बड़े सजग रहते हैं, और साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी। एक छोटा सवाल कि बीजेपी बहुत गार्डेड रहती है। पिछले 11-12 सालों में अगर बीजेपी की फंक्शनिंग देखी जाए तो वो लीक्स में, खबरों के लीक्स में विश्वास नहीं करती है। कभी भी खबरों को लीक नहीं, आज तक नहीं पता चला कि कौन कैबिनेट रिशफल में मंत्री बनेगा, जबकि यूपीए के टाइम में हम सब कयास लगाते रहते थे और हम लोगों को पता भी चल जाता था कि भाई किसका नाम आने वाला है। वो सरकार जो इतनी गार्डेड रहती है, इतनी बड़ी-बड़ी खबरें कैसे आ रही हैं? अब मैं एक और ट्वीट दिखाती हूँ, प्रिया आप बैकस्टेज में हैं, साक्षी नाम का यूजर हैंडल है, देखिए नवनीत सहगल के ऊपर क्या खबर आ रही है। ये मैसिव ब्रेकिंग करके अभी चल रही है कि कहीं पवन खेड़ा जी इसी गेमिंग कंपनी की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसमें नवनीत सहगल के पुत्र शिव सहगल की है और उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, बाकायदा उन्होंने वो कागज लगाया है। मैं सवाल ये कर रही हूँ सुरेश जी कि ये खबरें आखिर कहाँ से आ रही हैं? क्या ये खबरें गलत हैं? इससे बड़े-बड़े लोग जो पीएमओ से इन्वॉल्व हैं, नवनीत सहगल की भी बातचीत हमेशा पीएमओ से होती रहती थी, वो हिरेन जोशी द्वारा ही लाए गए थे, सुधीर चौधरी को वो लेकर आए, नवनीत सहगल भी उनके बहुत क्लोज माने जाते थे। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या है? क्या दाल में वाकई में कुछ काला समय नजर आ रहा है? और जिस तरीके से पीएमओ फंक्शन कर रहा है, आखिर ये लीक कौन कर रहा है? आखिर ये कहीं ना कहीं ये जो खबरें आ रही हैं, इनको लीक कौन कर रहा है? क्या अमित शाह लीक कर रहे हैं? क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि अमित शाह को ये सारी बातें बहुत खराब लगी और उन्होंने जाके शायद प्रधानमंत्री से कंप्लेंट किया। तो ये लीक कौन कर रहा है? ये सब खबरें देखिए, पावर स्ट्रगल का अपना एक अलग वो है। 10-11 साल सरकार में हो चुके हैं, खाली 2 लोग मलाई खाएंगे क्या? या तो मलाई बढ़ ना रही हो, और अगर मलाई बढ़ रही है तो फिर सब में बढ़नी चाहिए। अगर कोई चीज कटेगी तो सब में, तरबूज कटेगा तो सब में बराबर बढ़ना चाहिए ना। खाली 2 लोग अगर तरबूज खाएंगे तो दिक्कत होगी।
बहुत स्पष्ट है। इसका बेसिक्स तो ये है। दूसरी मैं बात बताऊं आपसे, कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज की डेट में ये जितने लोग हैं, जितने एक दूसरे के ऊपर पावर स्ट्रगलिंग की जो बात कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो एक दूसरे के मुखालफत कर रहे हैं, इन सबकी आपस की लूट की लड़ाई लगती है। मैं नहीं कहता इस बात को है लूट है या नहीं है, लेकिन दो चीजें बड़ी स्पष्ट है कि लूट की लड़ाई अधिकारियों की हो सकती है, छोटे कर्मचारियों की हो सकती है, या नेताओं की हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी मौन रहेंगे और अगर अमित शाह जी मौन रहेंगे, तो इस चीज के छींटे उन पर पड़ेंगे और 100% पड़ेंगे। बेहतर हो कि ये बहुत जल्दी से वो क्लियर कर दें। हमें नहीं भरोसा होता कि हिरेन जोशी जी से प्रधानमंत्री का कोई संबंध होगा, अगर होगा तो वो बताएंगे। हमें नहीं लगता कि कोई संबंध नवनीत सहगल जी का जो है अमित शाह जी से होगा, अगर है तो वो बताएं। तो आज की डेट में अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और बाकी भारतीय जनता पार्टी में भी लोकतांत्रिक वर्ग तो है ही है, जो आज की डेट में अपना गला घुटा हुआ महसूस कर रहा है। कब तक उसकी सांस पर पैर रखा जाएगा? तो ये सारी चीजें आने वाले समय में आपको क्लियर भी होगा। लेकिन एक चीज तो तय है, जितना भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जितना भी पूरी चीज को, ये कूड़े के ढेर को या पूरे इन आरोपों के ढेर को वो कर दें, लेकिन इसकी आग बुझेगी नहीं, नीचे नीचे सुलगती रहेगी। इसलिए बेहतर हो कि इसको क्लियर कर दें ये लोग, वरना ये जो आंच है ये बढ़ेगी घटेगी। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपको जाना था इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं बाकी सब लोगों से माफी चाहता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। मैं अब मीनू जी के पास आती हूँ। मीनू जी, जो ये पूरी खबर है, ये क्या लग क्या रही है? जिस तरीके की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और अलग-अलग तरीके से लोग अपनी न्यूज़ ब्रेक्स दे रहे हैं, किसकी बात सही माने, किसकी गलत समझे, और सेंटर में है प्रधानमंत्री का कार्यालय, जिस पर लेकर ना कोई खंडन है, न स्वीकृति है। अब ये खबरें आ रही है कि अचानक से हिरेन जोशी वापस आने की बात कर रहे हैं या वापस आ गए हैं। कुछ लोग ऐसी चर्चा भी कर रहे हैं कि उन्होंने अब जो व्हाट्सएप पे जो गोदी मीडिया के एंकर से संवाद होता था, वो संवाद अब फिर से शुरू हो गया है। बीच में वो संवाद बंद हो गया था। जी मीनू जी। देखिए मीनू जी, ये सत्ता जब लंबे समय तक हाथ में रहती है ना, तो ये इस तरह के जो नए जो आपको आज रोज रोज एक नया शगुफा मिल रहा है, नए नए कांड सुनने के लिए, स्कैम्स सुनने के लिए मिल रहे हैं, ये सत्ता के साथ अपरिहार्य, जिसको इनएविटेबल है, ये चीजें आएंगी। और वो जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह के गए कि भी तरबूज बटेगा और 2 ही जने खाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। वो 11 साल खा लिया 2 जन ने। अब बाकी के जो तरबूज काटने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा यार तरबूज काटे तो हम और खा जाओ तुम। तो वो ये जो है अंदरूनी सत्ता संघर्ष अब चालू हो गया। और ये सत्ता संघर्ष क्यों चालू हुआ है? क्या कोई खतरा है इन लोगों को कि सत्ता जाने वाली है? ये नवनीत सहगल है, हिरेन जोशी हैं, क्या होता है ना, जिस वक्त तो कहते हैं वो डूबता जहाज, उसमें चूहे छोड़ के भागते हैं सबसे पहले, तो उन्होंने वो भाग रहे हैं और स्पिल भी कर रहे हैं जो खबरें हैं अंदर की, वो बता रहे हैं। जैसे अभी ये जो उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन बताया गेमिंग का, ये कहाँ से आई खबर? कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अचानक रातों रात इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए ये खुल के आ गई बात, नहीं, ये कहीं से लीक हो रही है कि इनका बेटा जो नवनीत सहगल है, वो उनका बेटा ये ऐप, गेमिंग ऐप ये वाली चलाता था। और इसमें एक मजे की बात है, इससे पहले जो अभी खबर आ रही थी उसमें आ रहा था कि महादेव गेमिंग ऐप से इनको कुछ पैसा आता था, सो कॉल्ड एलिजिडली। ये जो आपके हिरेन जोशी दुबई में बेस्ड है महादेव ऐप, ये वही महादेव ऐप है जिसके लिए भूपेश बघेल का बेटा जेल में है। ये क्या खेल चल रहा है? मतलब हो क्या रहा है ये? तो कोई क्लैरिटी नहीं, कोई अंदर तार उलझे हुए हैं। और उसके बाद हिरेन जोशी शफाक बैठे, नवनीत सहगल का बेटा शफाक बैठे, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। अचानक हिरेन जोशी दोबारा से नमूदार हो जाते। और हिमानी भट्ट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। कहीं ये दूसरा राडिया टेप स्कैंडल तो नहीं है? हिमानी भट्ट प्रो
प्रो चांसलर मतलब एक सेरेमोनियल काइंड ऑफ पोस्ट है जो कि क्रिएट की जाती है एक्चुअली तो फेवर देने के लिए उनको थोड़ा जो उन्होंने काम किया उसके लिए। तो हिमानी जी चंडीगढ़ में सबका मालिक एक आप है। हिमानी सूद की हिमानी बात कर रहे सूद, हिमानी सूद राइट। वो प्रो चांसलर है। शशि शेखर साहब ज्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इस तरह की पोजीशन होती है, ये प्रो चांसलर की। लेकिन डेफिनेटली जो जैसे नाम से है और इसकी डेफिनेशन जो है उससे पता चलता है कि उनके लिए स्पेशली क्रिएट की गई है। तो ये और बताया जा रहा है कि वो हिमानी सूद को हिमाचल का मुख्यमंत्री तक बनाने की सिफारिशें लगाई गई। ऐसा हिमानी वो एचआर में उनकी स्पेशलिटीज है हिमानी सूद की। ऐसा उनमें क्या रातों रात ऐसा क्या उनको सुखाप के पर लग गए कि वो हिमाचल की मुख्यमंत्री बनने की तरफ चल रहा है। देखिए एप्स्टीन फाइल का तो है ही झगड़ा, मुझे तो कुछ और भी झगड़ा लग रहा है। इस हिमानी सूद का एंगल भी कुछ है जो कि अनजाने में भेद खुल गया है। अब मैं कहां से भेद खुलाए क्यों खिलाए ये दर्शक मुझसे बेहतर बता देंगे कि क्या कनेक्शन हो सकता है हिमानी सूद का इस केस में। आप इसको बहुत छोटा किस्सा मत मानिए। ये ऐप में साझेदारी होना तो एक मामूली सी बात है, क्योंकि जो इस तरीके की पोजीशंस पे बैठे लोग होते हैं इनकी इस तरह के जिसको कहते हैं ना हफ्ते और माहवारी बंधी भी होती है। वो तो आती है, वो प्रधानमंत्री को भी पता होगा और शाह साहब को भी पता होगा। ये तो जो मेरा जो मानना है कि दो कारण है इसके, एक तो एप्स्टीन फाइल और ये दूसरा ये हिमानी सूद। ये दोनों कारण की वजह से आनन फानन में जिन जिन लोगों के ऊपर शक है, जिन जिन लोग की वजह से पीएम के ऊपर या पीएमओ के ऊपर कोई भी आंच आ सकती है, कोई भी छींटे पड़ेंगे। अभी जैसे ही एप्स्टीन फाइल रिलीज होंगी और यह हिमानी का जो कुछ रिलीज हो चुका है जो अभी पब्लिक डोमेन में अभी आ रहा है, अभी तो स्टोरी डेवलप होना शुरू हुई है नीलू जी, अभी तो सुबह हुई है और दिन भर देखिएगा अभी क्या क्या बवाल उठता है। तो उसमें पीएमओ को बचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी और पता नहीं भैया किन किन का लोयाकरण होगा, कौन कौन लोया की गति प्राप्त होगा। नहीं मीनू जी, जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, एक फॉरेन लिंक समझ में आ रहा है। फॉरेन लिंक है, बेटिंग ऐप लिंक है, और ऑब्वियसली गोदी मीडिया की चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय भी है और जिसको लेकर लोग कह रहे हैं। और हिरेन जोशी की जो काम था वो अश्विनी वैष्णव को दिया गया था, और ये सारी बातें क्यों की गई ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जी मीनू जी, मेरा ये कहना है, मेरा तो एक लेमैन की तरह से सवाल है, दर्शकों की तरफ से भी सवाल है। ये कल जो सेवा तीर्थ एक नया नामकरण दिया गया है, नया बोर्ड लगाया गया है पीएमओ के बाहर, तो ये जो सेवा तीर्थ है इसमें ये किस तरीके की सेवा हो रही है, ये किस तरीके की तीर्थ यात्रा वहां चल रही है बताइए। वहां नाम उसका सेवा तीर्थ और अंदर उसकी दुनिया भर का जो बाबाओं के आश्रम वाली हरकतें हो रही है। ये हो क्या रहा है, देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो कहते हैं कि साफ शफाफ छवि, शीशे की तरह दमकती हुई छवि और पता नहीं क्या क्या है, महामानव है और नॉन बायोलॉजिकल है, उनकी आंख के नाक के नीचे ये सब हो रहा है और पब्लिक को कुछ बताया नहीं जा रहा है। देखिए इतना कुछ हड़कंप मचा हुआ है। आपका जो ओएसडी एक प्राइम मिनिस्टर का रातों रात कहीं गायब हो जाता है और फिर वापस नमूदार हो जाता है, और उसमें फिर गेमिंग एप्स के कारण आ रहे हैं, प्रसार भारती का हेड रिजाइन कर देता है और किसी एक हिमानी सूद का नाम भी उसमें नमूदार होता है कि प्रो चांसलर है जी। अब ये मैं तो भैया प्रो चांसलर महोदया के ऊपर ज्यादा मेरा तो वो है कि नजर सारा भेद उसी के अंदर है। आप देखिएगा यही शाम तक आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी। दोबारा बैठेंगे नीलू जी हम जी। ओके ठीक है। बहुत सारी परतें यहाँ पर खुल रही हैं। मैं प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के पास आऊंगी। प्रोफेसर सिंह, पूरी खबर को देख के क्या लग रहा है? बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं, क्या सच है क्या झूठ है ये पता नहीं है, लेकिन जरूर दाल में कुछ काला तो जरूर लग रहा है। और ये लीक्स कहाँ से हो रहे हैं? मेरी उत्सुकता ये जानने में है कि आखिर ये खबरें लीक कौन कर रहा है, क्योंकि कोई तो है जो मोदी जी का हित नहीं चाहता, कोई तो है जो बीजेपी का समय हित नहीं चाहता। और जो बात सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे कि भाई सबने दो ही लोगों ने मलाई खाई, अब उसका रेपरकशन एक तरीके से पार्टी में दिख रहा है। जी देखिए नीलू जी, पहली बात तो है कि ये दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली, दाल में काला नहीं है, ये दाल ही पूरी काली है। दूसरी बात ये है कि
सत्ता संघर्ष तो बहुत कॉमन चीज है। आप जानते हैं कि इंटरनल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होता है, क्योंकि जब राजनीति बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित हो जाए, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ और ये हॉब्सियन जो राजनीति है, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स जो है, ये सारे चरित्र जो है मोदी काल में तो बहुत खुल करके दिख रहे हैं। और लगता है कि कहीं हॉब्स दिखाई देता है, कहीं मैकियावेली, और मैकियावेली की राजनीति को मोदी खुद रिप्रेजेंट करते हैं जिस प्रकार की राजनीति। तो इसका मतलब है कि ये सारी बातों को भी समझने की आवश्यकता है। अब रही बात कि देखिए, जनतंत्र में अपेक्षा, न्यूनतम अपेक्षा ये रहती है कि सरकार उत्तरदायी हो। उत्तरदायी का अर्थ होता है, बाकी तो जो सैद्धांतिक पक्ष है कि कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन अंततः जनता के प्रति, क्योंकि जनतंत्र में वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। अब सवाल है कि उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होगा? जो भी सवाल सरकार के सत्ता पक्ष पर उठे, सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए ताकि जनता को जानने का हक है। अब सवाल है कि सरकार जवाब देती नहीं है। मीडिया, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, जो बिल्कुल कॉर्पोरेट और सरकार के नियंत्रण में काम करती है, उन सवालों को उठाती नहीं है, तो सवालों का उत्तर जनता को कहां से मिलेगा? सोशल मीडिया ने एक माध्यम प्रदान कर दिया है, और जहां भी कुछ भी छन छन कर खबर आती है, फिर उसको वो खबर को फैलाते हैं और खबर को लोगों तक जानने का जो जानने का सिलसिला है वो जारी रहता है। तो अब अभी जो भी खबरें आ रही हैं, सरकार की ओर से तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, और सरकार अगर कुछ नहीं कह रही है तो निसंदेह जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों को बिल्कुल झूठा या बिल्कुल अप्रामाणिक कैसे माना जाए? एक सवाल तो उठता है। जिन पे अगर आरोप लग रहे हैं तो वो उन आरोपों का जवाब तो दें, ये आरोप झूठे हैं। भाई, हिरेन जोशी ने क्या कह दिया, उनके तरफ से क्या आया नहीं, ये सवाल व्यक्ति का नहीं है। ये पीएमओ जो यानी कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो सेवा तीर्थ हो गया है, लेकिन नाम तो ऐसे बदलते जाते हैं कि बिल्कुल पवित्र स्थल हो रहा है। सत्ता का कोई भी केंद्र जो है पवित्र स्थल नहीं होता है, और खास करके सत्ता अगर षड्यंत्र से मिले, जिन पर इतने सारे झूठे और सही दोनों वोट चोरी के आरोप लगे, संस्थाओं को ध्वस्त करने के आरोप लगे, मीडिया को जो है मीडिया को नियंत्रण में करने का आरोप लगे, तो मेरी ये सारी बातें बेमानी कैसे होंगी? तो अब जवाब आप दे नहीं रहे हैं, तो जो बातें खुल करके आ रही हैं वही बातों उन्हीं बातों को प्रमाणिक माना जाएगा ना। क्यों नहीं हम माने प्रमाणिक? और जैसे मैं कहूँ कि जिसने भी जो है जो यूट्यूब यूजर्स है या जिसने भी सोशल मीडिया पे ये कहा है, उसकी बात को मैं झूठा कैसे माना? सरकार की तरफ से खुल करके जो इस पर ये आने चाहिए, जो भी जवाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, आप जानते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जनतंत्र में कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है क्या? संसद के सत्र प्रारंभ होने के पहले एक छोटा सा अजीब अजीब सा भाषण दे देते हैं, और अब तो कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए इतना प्रदूषण में। तो मुझे लगता है कि जो सारी बातें हो रही हैं, ये सीधे सीधे सरकार की कार्य प्रणाली पर, और सरकार जिस प्रकार से मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट तो एक अलग की प्रबंधन होता है, मैनिपुलेशन भी उसमें शामिल है, और ये मैनिपुलेशन के एक नहीं अनेक प्रमाण है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजों को लेकर अभी ये भी सुनने में आ रहा है, मैं बहुत विश्वसनीय सूत्रों से बता रही हूँ कि ये कहा जा रहा है कि भी आने वाले दिनों में और इस्तीफे होने वाले हैं, और अगर और इस्तीफे होने वाले हैं तो ये लीपापोती किस लिए की जा रही है, किस चीज को लेकर लीपापोती की जा रही है? एक छोटा टिप्पणी करके उसके बाद मैं आनंद सिन्हा जी के पास आऊंगी। लीपापोती किसकी हो रही है? नहीं, ये देखिए, लीपापोती क्यों की जाती है? तो सीधा सवाल है, क्यों किया जाता है? छिपाने के लिए ना, छिपाने के लिए लीपापोती होती है, वरना लीपापोती क्यों करेंगे? जो कुछ है वो बता दीजिए, लेकिन पारदर्शिता है क्या? कहीं पारदर्शिता है क्या? अभी तक बताइए, हिरेन जोशी का मामला या नवनीत सहगल ने जो इस्तीफा दिया, या हिमानी सूद की बातें आ रही हैं, F-5 की जो बातें आ रही हैं, अरे अब तक जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की ओर से कोई उत्तर ढंग का नहीं आया था। आप जानते हैं रूस के मामले में, जो तेल के मामले में सवाल है कि इतने सवाल बने हैं क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली जो है पूरी तरह से अपारदर्शी है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और हर जगह जो है दुर्गंध,
दुर्गंध जो है वो आती है कि जरूर सरकार गलत कर रही है। तो इतने सारे आरोपों के बीच में सरकार जो है पूरी तरह से जो है अपारदर्शी है, उनकी कार्यप्रणाली है। और एक चीज देखिए ना, भाई तमाम पीएमओ में ऐसे ऐसे लोगों को आप लाते हैं, कोई गुजरात से है, कोई कहां से है, इतने सालों से उनका सिलसिला चल रहा है। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा जो है आप शासन और सत्ता चला रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं अनिल सिन्हा जी के पास आ रही हूँ कि अनिल जी, अगर ये जो बेटिंग का जो बिजनेस है जिसकी बात कही जा रही है, अब सवाल उठता है कि क्या ये पीएमओ के अंदर से चलाई जा रही थी ये पूरा ये बिजनेस? कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जो हिरेन जोशी के जितने मिलने वाले थे वो पीएमओ के अंदर आते थे और वो बाहर का वाईफाई नहीं, वो पीएमओ के वाईफाई का ही इस्तेमाल करते थे। ये सब भी इस तरीके की खबरें हैं। आखिर क्या पीएमओ इस तरीके के उल्टे सीधे बिजनेस का अड्डा बन गया है? ये सवाल आज खड़ा हो रहा है सबके सामने, भले में उसके जवाब ना मिले। जी अनिल जी। मैं ये जो पूरा प्रकरण है उसको एकदम अलग तरीके से देखता हूँ। इसमें तो एक तो ये जो डेमोनाइज किया जा रहा है हिरेन जोशी को, वो उनके फायदे का है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लींसिंग ऑपरेशन है। जब खुद प्रधानमंत्री पर रफाल और ऑस्ट्रेलिया में अडानी के लिए लॉबिंग करने में वो शामिल थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर हिरेन जोशी अगर किसी के लिए पैरवी कर रहा था या कोई बिजनेस इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा था तो उसमें कौन सा अजूबा है? तो इसीलिए ये जो उस पर आरोप ये लगाया जा रहा है, ये लीक किया जा रहा है पीएमओ की ही तरफ से। असली बात कुछ और है, और वो क्या बात है ये हम और आप नहीं जानते, लेकिन मैं जहां तक उसको देख पाता हूँ, जो एक सबसे नेचुरल सवाल जो आप कह रहे हैं, जो उससे सबसे नेचुरल सवाल जो अगला बनता है कि क्या टॉप पर बैठे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए तार हैं कुछ? अगर प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे तो शायद उसी की लीपापोती, और जिस क्लेंजिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये बात कई लोगों ने मुझे कही कि ये जो ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं ये एक तरीके की क्लेंजिंग है, इसके पहले कि ये आज डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर ना आ जाए। इस तरीके की चर्चा बहुत तेज है। इसका कोई ताल्लुक, क्लींसिंग वर्ड तो इस्तेमाल ही मत करिए। ये है क्या कि जो कहते हैं हेड रोल करना, गिर रहा है सिर ऑपरेशन लग रहा है कोई। आपने कहा कि क्लेंजिंग ऑपरेशन है, आपने कहा ना कि ये ऑपरेशन है कोई। हाँ, ये जो है ये है क्या कि एक तो पैटर्न देखना चाहिए कि किस तरह के लोगों को कब निकाला गया है। धनखड़ एकदम एकदम न्यूसेंस थे डेमोक्रेसी के लिए, और वो जो है उनके न्यूसेंस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा था पीएमओ, मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, बीजेपी और जो रूलिंग रेजिम है। लेकिन उनको रखा गया और एकाएक उनको बिना किसी पता भी नहीं चला कि कब और कैसे क्यों निकाला गया। इसी तरह से राजीव कुमार चले गए, किसी को पता भी नहीं है। अगला नंबर मेरे दिमाग में ईसीआई का है, जो कि जो कल के जो रिविलेशन जो वो सिंधु का आया है, उससे लगता ये है कि अब उनको चलता करने वाले हैं वो, क्योंकि अब ये लायबिलिटी बन चुके हैं। हिरेन जोशी लायबिलिटी क्यों बन गए? ये सब करप्शन के लिए पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सारा कॉर्पोरेट का काम कर रहा है। करप्शन को ये थोड़ा ही है, मतलब यहाँ ऐसा ये पेश किया जा रहा है, ये मीडिया वालों को जो फीड किया जा रहा है वही सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि ये बेटिंग ऐप चला रहे थे, ये एक दिन में पता ये ऐप में चला रहे हैं, और कहाँ से पैसा ला रहा है, कहाँ से कमा रहा है, इतना मीडिया ऑपरेशन चला रहा है, वो क्या बगैर बेईमानी के चला रहा था। और ये क्या पता नहीं होगा पीएमओ को या पीएम को? ये मतलब ये सब कह करके अब उसको निकाला गया है, तो उसको डेमोनाइज करके उसी का पर्पस आप सॉल्व कर रहे हैं। हिरेन जोशी बेईमानी में तो रहा ही होगा शुरू से ही, इसमें कोई नई बात नहीं है, उसके कारण उसको निकाला भी नहीं गया होगा, क्योंकि वो बात निकाला गया है होगा, जो मैं अंदाजा करता हूँ कि कोई ऐसा लैप्स हो गया नैरेटिव बनाने में, या कोई ऐसी चीज लीक हो गई उसे गलती से या जान के उसने सबोटेज करने के लिए किया हो, जो बहुत डिजास्ट्रस है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। वो मीडिया में कहीं लीक हुआ है, या मान लिया एपिस्टीन फाइल्स वाले मामले में ही कुछ उससे गलती हुई हो, कुछ कहीं एक बड़ी चूक उससे हो गई, जो इनके जो इनका इकोसिस्टम है बेईमानी का, झूठ और फरेब का, उसमें उसने कोई भारी चूक कर दी। वो तो होता है ना कि सरदार हमने आपका नमक खाया है,
लेकिन गोली खाओ। तो वो जो है ये उसी स्टाइल का मामला है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि अरे क्यों लूटने के लिए गया था, तुमको हमने थोड़ा ही कहा था कि गरीब लोगों को लूटो। इसके कारण नहीं उसको ये किया गया। उस जो सरदार ने गोली चलाई वो इसके कारण नहीं, गोली चलाई कि तुमको जहां चलाना था गोली तुमने चलाया नहीं ठीक से, इसीलिए तुमको शूट कर देंगे। तो एक यहाँ मेरा मामला ये है कि कुछ बड़े ऑपरेशन में जिसका, और नवनीत सहगल का भी आया, इसका मतलब है कि ये रिलेटेड है कुछ सम बिग मीडिया मैनेजमेंट में, जिसमें वो फेल हो गए या उन्होंने कोई भारी चूक कर दी और वो उसका उनको नतीजा जैसा धनखड़ का वो आज तक हमको पता नहीं, उसके बारे में चलने लगा कि वो बिट्रे करने लगा था। अरे मूर्खतापूर्ण बात है। वो राज्यसभा में बैठकर कौन सरकार गिरा सकता था? उसके कहने से कौन आदमी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इधर से उधर होने वाले थे। लेकिन ये एक स्टोरी चलाई गई, पूरा सब जगह चलने लगा मीडिया में कि वो चूंकि उन्होंने धोखा दे दिया और वो धोखा देने वाले थे, उन्हीं को डेमोनाइज कर रहा है। अरे वो नहीं, जो काम उसको कहा गया था करने के लिए उस करने में वो विफल रहा। वो बीच में मौका देने लगा विपक्ष को। ऐसा कुछ, ऐसे और भी कोई गलती की होगी। उसका एक और स्टोरी चली, एक्सप्रेस में चली कि वो मकान बनवा रहा है, अनऑथराइज्ड लैंड था कुछ और क्या क्या, जयपुर में उनकी बेटी जा रही है और आ रही है। जब उनके आने लगी कि वो मीडिया में आएंगे तो एक स्टोरी प्लांट की गई। ये सारा प्लांट किया हुआ स्टोरी है। हम और पवन खेड़ा या कोई भी क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको मालूम हुआ नेचुरली अगर ये है कि बेटिंग में है, फल्ला में है, तो इसका आरोप लगाना चाहिए। लेकिन मैं इसको बेईमानी के कारण या कोई क्या कहते हैं, बदगुमानी या बदजुमानी या बद सलूकी या बद मिजाजी के कारण किसी को निकाला जाएगा, इस रेजिम में मैं नहीं मानता। सारे एक से एक भरे हुए हैं और सबके से भी आप देख लीजिए ना, एक एक लोग निकल गए। सब लोगों को जिन पे आरोप लगा, अडानी के मामले में हिंडनबर्ग, कुछ किसी को कुछ हुआ, सारे गवर्नमेंट के ये थे ना, सुप्रीम कोर्ट से भी निकल गया, वहां से निकल गया, रंजन गोगोई राज्यसभा में बैठ गया। इसमें कहीं बेईमानी कोई ऐसा कारण नहीं है जो बेटिंग एक्ट से वो उसको सबको निपटा लेंगे। वो एक से एक चीज निपटा रहे हैं। रफाल जैसा मामला दब गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, जांच भी चल रही है फ्रांस में, तो हमको कुछ उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। ये लोग बड़े ऑपरेटर है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट है कोई मामूली गवर्नमेंट नहीं है ना, मालदीव और क्या कहते हैं यहाँ वाली। ये इंडिया है बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड का। तो इसके पावर्स हैं, ये शख्स कुछ ऐसी गड़बड़ी कर गया है जो उनको लॉन्ग टर्म में या नए टर्म में घाटा देने वाला हो, या वो काम नहीं कर पा रहा है, इतना कुछ मीडिया में आ रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है। अब एक नया कोई इससे भी ये किस्म का आदमी आएगा जो इसको मैनेज करेगा। इनको अब इनका टर्म खत्म हो गया, मतलब अब इनका उपयोग खत्म हो गया, उनको आउट कर दिया गया। हर ऑथोरिटेरियन स्टेट में इस तरह का होता है, बिना किसी प्रकार के सीधे उनको इतनी आसानी से हीरेन जोशी को बहुत सारे राज भी पता होंगे कि आखिर पीएमओ में और क्या क्या हो रहा होगा। कोई राज नहीं बोल पाएगा, यही तो है ताकत कि धनखड़ का बोल पाया, वो क्या कहते हैं, ये कौन बोल पाया। हो सकता है धनखड़ आने वाले दिनों में बोले, लेकिन इतनी आसानी से हीरेन जोशी को मोदी जी छोड़ देंगे या पीएमओ छोड़ देगा, मुझे इस पर डाउट है। लेकिन चर्चा क्या है, सिद्धार्थ अब आपके पास आ रही है। नवनीत सहगल का रेजिग्नेशन, हिमानी सूद का इशू, हीरेन जोशी का एग्जिट, हितेश जैन जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मेंबर है वो 23rd लॉ कमीशन के, उनका भी इस्तीफा, ये सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है। अब ये सारी चीजों को अगर ये सारे तार हम जोड़ेंगे तो ये कहाँ को पॉइंट आउट करते हैं, समझ में क्या आ रहा है, इससे बड़ी तस्वीर क्या निकल रही है? जी हाँ, इसमें बड़ी तस्वीर सीधी सीधी ये निकल रही है कि किसी भी आदमी को कोई काम करने के लिए कोई ना कोई एक चीज, एक टूल की जरूरत होती है। मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना भी है तो मुझे गाड़ी की जरूरत होगी, अपनी गाड़ी हो या कोई टैक्सी हो। तो कोई भी सरकार जो है वो अपना काम करती है तो वो अफसरशाही के जरिए ही करती है। इसी को संविधान में कार्यपालिका कहा जाता है।
ऐसा ही है कि मान लीजिए सरकार एक फोन है तो वो फोन तभी काम करता है जब उसमें कोई सर्विस प्रोवाइडर का आप सिम डालिए, बिना सिम के फोन डेड हो जाता है। तो अब अचानक मैं अपना सालों पुराना अगर सिम बदल रहा हूँ, नंबर बदल रहा हूँ, तो सवाल उठेगा ही कि क्यों भैया आपने परेशानी मोल ले ली। बस यही सवाल है। मेरे ख्याल से ये सब शुरू हुआ है जब से नीलू व्यास जी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पब्लिक इंडिया पर इंटरव्यू किया और डॉक्टर स्वामी ने खुलासा कर दिया कि अमेरिका के एप्स्टीन फाइल में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और उनके अफसरों की का चाल चरित्र पर भी सवाल उठने वाला है। उसमें तो बीजेपी के एक मंत्री पुरी जी का नाम आ भी गया है। तो यहीं से वो भानुमति का पिटारा जो है, पेंडोरास बॉक्स खुल गया। मतलब सिम तो करप्ट है ही, हो सकता है धीरे धीरे पीछे से फोन भी हैंग होने वाला है। यही लग रहा है कि अभी ये दिख रहा है कि सिम, बहुत सारे सिम करप्ट हो गए हैं, आप अपना अपना सिम निकाल रहे हैं, लेकिन पीछे से हो सकता है फोन भी हैंग हो। तो आने वाला समय मेरे ख्याल से भाजपा की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पोल खोलेगा। भाजपा बहुत बड़ी बात करती है। भाजपा जब लोगों का माइंड स्पेस को कैप्चर करती है, मैं वोट शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा जब लोगों के माइंड शेयर को कैप्चर करती है तो वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक नैरेटिव देती है। तो सांस्कृतिक लोग तो कभी अनैतिक काम नहीं करते और राष्ट्रीयवादी लोगों के तो अंतरराष्ट्रीय खुलासे नहीं होते। सेवा तीर्थ का प्रमुख पुजारी कहीं जुआरी तो नहीं है, कहीं सांस्कृतिक कानून बनाने वाले कुसंस्कारी तो नहीं है, कहीं विश्वगुरु का विश्वविद्यालय चलाने वाले समकुलपति खुद ही अपने कुल का नाम खराब तो नहीं कर रहे हैं, कहीं डंका बजाने वाले प्रचारक उनकी खुद तो लंका नहीं लग गई है। तो लगता है ना कि डॉक्टर स्वामी ने भेड़ों के बीच में एक भेड़िया छोड़ दिया है। अब आने वाले समय में एक भेड़िया धसान हमको दिखेगा। शतरंज में ना राजा क्या करता है, हमेशा चारों तरफ प्यादे से घिरा रहता है और जब खतरा आ जाता है तो एक एक करके प्यादा शहीद करना शुरू करता है। तो मेरे ख्याल से शतरंज के उस खेल में अब प्यादे शहीद होना शुरू हुए हैं और जैसे जैसे प्यादे शहीद होते हैं राजा वैसे वैसे बहुत कमजोर होते चला जाता है, क्योंकि राजा एक्सपोज होते चला जाता है। भाजपा के साथ आने वाले समय में मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या आने वाली है अमेरिका की एप्स्टीन फाइल। 30 GB का वो डेटा है। 30 GB का डेटा मतलब आपके फोन में मान लीजिए 30,000 PDF के फाइल हो या 60,000 फोटोग्राफ हो, इतना बड़ा है, दुनिया भर के लोगों का नाम है उसमें, फोटोग्राफ है। अब मान लीजिए भाजपा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बात करती है, आपको लग रहा है कि इसका सीधा सीधा जुड़ाव एप्स्टीन फाइल से, क्योंकि डॉक्टर स्वामी ने भी हमारे इंटरव्यू में ये कहा और मुझे ये कहा था बहुत साफ तौर पर कि अभी आप देखिएगा आने वाले 10 या 12 दिन में क्या होता है। ये इंटरव्यू मैंने 5 दिन पहले किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि अगले 10 या 12 दिनों में देखिएगा क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। और उन्होंने कहा कि इस्तीफे होंगे मोदी जी के नाम के अलावा उनके अधिकारी और कुछ पत्रकारों, उन्होंने नाम नहीं बोला था, उन्होंने ये भी कहा था कुछ पत्रकारों का भी नाम है। जी देखिए इसमें काफी सारे जितने भी रसूखदार लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं, वो सेलिब्रिटियों का नाम आने वाला है, जिसके पास भी ताकत है, चाहे वो छुपी हुई ताकत हो। जैसे आप हिरेन जोशी वगैरह का नाम लेते हैं, बहुत लोग तो उनका फोटोग्राफ भी नहीं देखते, लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं, ये हमको पता है। सुबह सुबह सबको क्या कहते हैं, प्रातः स्मरणीय वो हैं, सबके व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। भारत के सारे गोदी मीडिया के एंकर्स को वो सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय बन के आ जाते हैं, अपना मंत्र, गुरु मंत्र सुबह सुबह देते हैं, सबको पता है। लेकिन नाम लोग, सामान्य लोग नहीं जानते। तो या तो किसी के पास ताकत हो, या तो उसके पास पैसा हो, या तो उसके पास रसूख हो। मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल में ये सब निकलने वाला है। भाजपा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि उसका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, मान लीजिए एप्स्टीन फाइल में किसी का फोटो, यहाँ तक कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे में आज की ये चर्चा है, पिछले 1 घंटे में चर्चा है, ट्विटर पर आप जाके देख लीजिए। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि भारत के कोई लोग, अलास्का नाम की जगह है, उत्तरी ध्रुव के पास है अमेरिका में, वहां जाके जन्मदिन कैसे मना लिया भाई? तो अलास्का अमेरिका में उत्तरी ध्रुव के पास है, भारत का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, रसूखदार व्यक्ति वहां जाके जन्मदिन कैसे मना रहा है? वो जन्मदिन की वहां पार्टियां हो रही हैं। तो इस तरह की बातें अगर आ रही है तो इनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का गुब्बारा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या कहता है कि दूसरों को वो प्रवचन देता है, नैतिकता का प्रवचन देता है। अब कहीं पर अगर पता चले कि इन्हीं की नैतिकता नहीं है तो संस्कृति तो 1 मिनट में खत्म हो जाती है। दूसरा, राष्ट्रवाद। एप्स्टीन फाइल के साथ दिक्कत यह है कि अब से पहले कि किसी भी भारत सरकार या भाजपा के ऊपर किसी भी तरह का अगर किसी तरह की विदेशी आलोचना हुई थी तो वो किसी संस्था ने या प्रेस ने की थी। जैसे हिंडनबर्ग ने किया था अडानी के खिलाफ, तो लोग कह सकते थे हिंडनबर्ग तो भैया कोई एक संस्था है, अपने लाभ के लिए कर रहा है। आप मान लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स में परसों छप गया था कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो लोग कह देते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना एजेंडा है।
एप्स्टीन फाइल के साथ दिक्कत यह है कि वो अमेरिकी संसद ने एक जेपीसी की तरह, जैसे भारत में जेपीसी होता है वैसे ही अमेरिकी संसद ने उस फाइल को खोलने का निर्णय लिया है। तो वो जब फाइल खुलेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी का एजेंडा है या भारत विरोधी कोई काम कर रहा है। वो तो एक कानूनी दस्तावेज होगा, जो कानूनी दस्तावेज होगा। और ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, वो 30 जीबी का डेटा है, 30 जीबी का डेटा, मतलब 60,000 फोटोग्राफ या 30,000 फाइल जितनी है। अब सोचिए उसमें भारत के मंत्री का नाम तो आ चुका, अभी तक तो एक मंत्री जी का तो नाम आ चुका है। तो अब मुझे बताइए कि एप्स्टीन फाइल की रंगीनियां अगर खुलती हैं और वो क्या कहते हैं कानूनी रूप से खुलती हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और पूरे ट्विटर पर वो अगर एक्सप्लोड कर गया और उसमें रंगीन चित्र निकलने लगे तो कैसे मैनेज होगा? मुझे बताइए। एक तो आपकी संस्कृति का आप बात करते हैं संस्कृति, और वहां पर फोटोज निकलेंगे कुसंस्कृति के। आप बात करते हैं राष्ट्रवादिता का, आपके सब फोटोग्राफ निकलेंगे अंतरराष्ट्रीय अड्डों से, कहीं लास वेगस से या अमेरिका से या किसी टापू से। तो इनका जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद है, ये दोनों एक ही बार में धराशायी हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसी का डर पूरे बीजेपी इकोसिस्टम में। मैं अगर बीजेपी इकोसिस्टम का होता तो पिछले 2-4 दिन में तो हमें नींद नहीं आई होती। खुदा का शुक्र है कि हम ज्यादा अमेरिका जाते नहीं है, तो साला डर लग जाए कि हमारा भी नाम कहीं एप्स्टीन फाइल में। सच या झूठ क्या पता भाई, किसी का भी नाम आ सकता है। अब 60,000 फोटोग्राफ है, सच या झूठ किसी का भी आ जाए तो भगवान की कृपा है, हम ज्यादा अमेरिका गए नहीं है, हमको डर नहीं है। लेकिन जो भी गया है और बार बार अमेरिका गया है, उसकी नींद हराम होनी स्वाभाविक है। और मेरे ख्याल से ये भाजपा का पूरा इकोसिस्टम, शीर्ष नेतृत्व, जिस तरह से स्वामी जी ने आपके इंटरव्यू में पब्लिक इंडिया में स्पष्ट कहा कि भाजपा से ये अपेक्षा है कि उसका चाल चरित्र चेहरा जो है वो साफ रहे। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि उनका चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं है। अभी तक आप सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप को एक व्यक्ति का आरोप मान सकते थे। यही चीज, ये आरोप अगर एप्स्टीन फाइल में फोटोग्राफ के साथ निकलने शुरू हो गए, तब सोचिए कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। इनका जो गुब्बारा है सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद, दोनों गुब्बारे एक ही एप्स्टीन फाइल के एक पिन से दोनों ही गुब्बारे एक मिनट में हवा उसकी निकल सकती है। इसीलिए मेरे ख्याल से ये डैमेज कंट्रोल नहीं है। मेरे ख्याल से आप जो कोई कह रहे हैं ना क्लेंजिंग ऑपरेशन या डैमेज कंट्रोल, ये क्लेंजिंग ऑपरेशन नहीं है। ये राजा प्यादों के पीछे छुप के प्यादों को शहीद कर रहा है कि कम से कम मेरे ऊपर आंच नहीं आए। ये प्यादे शहीद हो रहे हैं, लेकिन होता यह है कि प्यादे जितने शहीद होते हैं, राजा के ऊपर आंच उतनी नजदीक आने लग जाती है। समस्या तो काफी गंभीर है। आने वाले 15 दिन बहुत रोचक होने वाले हैं, संभवतः रंगीन भी होने वाले हैं। देखेंगे कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय प्रधानमंत्री का कार्यालय बन चुका है कि और तमाम चीजों को लेकर खबरें हो रही हैं। बेटिंग ऐप, सेक्स स्कैंडल, ड्रग रैकेट, सब चीज इस समय सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है। लेकिन कितनी खराब बात है कि अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय को अगर इन सारी चीजों से जोड़ा जाए या उसको ड्रैग किया जाए। और इसीलिए जरूरत यह है कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या कोई सीनियर मंत्री, अगर अश्वनी वैष्णव को ही हिरेन जोशी का रोल दे दिया गया था तो उन्हीं को बोले, कम से कम आए, कोई तो स्पष्टीकरण करे। और ये जो सारी सोशल मीडिया पर जो ये गॉसिप, अगर इसको हम गॉसिप माने कि केवल ये चर्चा है, लोग मजा लेने के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती ना हो, उनके कार्यालय की बेइज्जती ना हो, इसलिए उनको आके कोई ना कोई स्पष्टीकरण इस पर देना चाहिए। ना कि इस तरीके की लीपापोती कि यहाँ इस्तीफा करवा दिया, उधर इस्तीफा करवा दिया, कुछ लोगों को निकाल दिया, और फिर क्या होगा? आप इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे और जिसके जितने मुंह होंगे वो उतनी तरीके की बातें करेगा। तो इस पर क्या रोक लग सकती है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय वाकई में स्टेप इन करेगा, या फिर वो जो बड़ी आंधी है जिसका इंतजार इस समय प्रधानमंत्री का कार्यालय कर रहा है, और वो है एप्स्टीन फाइल्स, जिसका जिक्र डॉक्टर स्वामी ने मेरे इंटरव्यू में भी कहा, और कई लोग इस बात को लेकर चिंतित भी हैं सत्ता के गलियारों में, क्योंकि किसने किसने कहां बात की है ये सबको पता है, और तार कहां से जुड़े। ये बेवजह नहीं डिस्कशन हो रहा है कि इस आइलैंड में कोई पाया गया या उसने उसको फोन किया। मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबको पता है और इस समय की गड़बड़ कहाँ है। इसलिए बहुत सारे खुलासे अभी आने वाले दिनों में होंगे। और डॉक्टर स्वामी के वर्ड्स को मैं रिपीट कर रही हूँ। डॉक्टर स्वामी ने कहा था, नीलू वॉच आउट द नेक्स्ट 15 days which are going to be very crucial in the sense there'll be a lot of resignations, there'll be a spate of resignations। उन्होंने ये भी कहा, और ये सिलसिला आप देख रहे हैं कि धनखड़ साहब को तो इस्तीफा ले लिया गया उनसे, उसके बाद हितेश जैन जो लॉ कमीशन के मेंबर हैं, उसके बाद नवनीत सहगल,
हिरेन जोशी का भी आता पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं वो वापस आ गए हैं, हो सकता है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है, एटलीस्ट सेशन में इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो तो उनको टेम्परेरी हो सकता है बुला लिया गया हो। लेकिन जिन जिन चीजों को लेकर चर्चा हो रही है वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा, या फिर हमेशा की तरह जैसे बीजेपी के महकमे से कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता और उस पर्दे को ढक दिया जाता। तो क्या इस समय भी यही होगा? अगर प्रधानमंत्री का कार्यालय इस समय पर्दा ढकने की कोशिश करेगा या पर्दा खींचने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका में बैठा हुआ जो बादशाह है उसके हाथ में असली डोर है, और जब उसकी फाइल जब खुलेंगी तो शायद वो सारे खुलासे तब होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, प्रोफेसर SSP सिंह, अनिल जी, मीनू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, 1 PM लाइव में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। समय भारत में जो है सबसे ताकतवर जो जगह है, जिसका अभी अभी नाम बदला गया है, सेवा तीर्थ हो गया है, उस जगह सबसे बड़ी हलचल देखने को आ रही है। सबसे बड़ी हलचल सेवा तीर्थ में हो रही है इस समय। प्रधानमंत्री का कार्यालय, जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री जी ने सेवा तीर्थ किया, लेकिन सेवा तीर्थ नाम शायद प्रधानमंत्री को सूट नहीं कर रहा है। जैसे उन्होंने इसको सेवा तीर्थ किया, तुरंत ही वहां ऐसे खुलासे होने लगे और इस्तीफों की झड़ी लग गई। फिर उसके बाद सवालों की जो बौछार हो रही है, उससे प्रधानमंत्री सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय, भाजपा के साथ साथ पूरी सरकार इस समय जो वो हिली हुई है। और ये जो इस्तीफे हैं वो बहुत सारी कहानी कह रहे हैं। आखिर एकदम से प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ, कहां पर इन लोगों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई कि इस्तीफों की ये शुरुआत हुई है, इस्तीफों का ये दौर हो रहा है और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं। ऐसे ताकतवर लोग जो इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार जो टीवी मीडिया था उसको कंट्रोल करने वाले लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं। एक तरफ खुलासे, दूसरी तरफ इस्तीफे। खुलासे क्या? खुलासे जो है वो महादेव बेटिंग ऐप सबको याद होगा, कितना प्रचार प्रसार हुआ था उसका, खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जब इलेक्शंस हो रहे थे, भूपेश बघेल के साथ क्या क्या नहीं किया महादेव ऐप के नाम पे, गिरफ्तारी से, उनके बेटे की गिरफ्तारी से लेकर के और भूपेश बघेल को बार बार परेशान करने से लेकर के क्या कुछ नहीं खेल खेला गया। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां जो है वो लगातार काम कर रही थी भूपेश बघेल के पीछे लग करके। लेकिन इन सब में ये सारी चीजें एक तरफ देश में हो रही थी, जब देश के लोगों को ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से विपक्ष के नेता जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसी समय पर नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा था और नरेंद्र मोदी अपनी आंखें बंद करके जो है वो कहीं शायद एक कनखी खोल करके और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने का काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी अपना कार्यालय नहीं देख पाए, अपने लोगों को नहीं देख पाए, या फिर इससे इतर एक सवाल और है, या फिर ये सारा खेल नरेंद्र मोदी की देख रेख में ही खेला जा रहा है। इस तरीके की चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है इस पर। सोशल मीडिया पर जो सवाल है, उन सवालों का जो बौछार है वो बहुत तगड़ी है, बहुत तीखी बौछार हो रही है। लोग जबरदस्त रूप से चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। शीतल पी सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार, पूरी कहानी उन्होंने लिखी है कि किस किस तरीके से क्या क्या है, कौन कौन कितना ताकतवर आदमी है। 48 घंटे के अंदर जो सबसे बड़े 3 नाम हैं, जिसमें हिरेन जोशी हैं, हितेश जैन है और नवनीत सहगल, उत्तर प्रदेश के वो ताकतवर IAS अफसर जो मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, तमाम मुख्यमंत्रियों के चहेते रहे, एक के बाद एक इन सारी सरकारों में बहुत अहम पदों पर रहे, अहम भूमिकाएं निभाई, तमाम जिम्मेदारियां दी। मुझे याद है जब 2014 में नरेंद्र मोदी को जो है वो रैली कर रहे थे, 2017 में जब नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे थे, तब नवनीत सहगल का नाम वो मंच से लेते थे बतौर भ्रष्टाचारी अधिकारी के तौर पर, और वो कार्रवाई की बात भी उस समय करते थे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जब वो बात करते थे नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में, तो नवनीत सहगल का नाम लेकर के भी चेतावनी जारी किया करते थे। और आज वही नवनीत सहगल प्रसार भारती चला रहे थे।
जहां से वो इस्तीफा दे करके अब बाहर आए हैं। इस्तीफा दे दिया उन्होंने। बहरहाल क्या होता है, क्योंकि एक बड़ा सवाल, बहुत अहम सवाल भी है, अभी उस पर बात होगी। फिलहाल मैं पवन खेड़ा साहब की वो वीडियो सुनवा देता हूं, जिसके बाद ये सारा हो हल्ला जबरदस्त रूप से सोशल मीडिया पर मचा। सुनवाइए जरा पवन खेड़ा का वो बयान, फिर चर्चा की तरफ चलेंगे हम। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, ये भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, ये भी देश को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, इसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए, ये सारे खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। बिल्कुल, पवन खेड़ा की जो बातें हैं, पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाया, और उसके बाद तो जैसे लग रहा है कि पूरी सोशल मीडिया पर चर्चाओं की बाढ़ आ गई है। लगातार इस चीज को लेकर के घेरे जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्र की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, तमाम तरीके की बातचीत हो रही है। खैर, हम चर्चा की तरफ चलते हैं। चर्चा हमारे साथ के राय सर हैं, प्रशांत सर हैं, अभी और मेहमान इसमें जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत। के राय सर, ये जो पूरी स्थिति है महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के, हमने देखा था भूपेश बघेल के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, और वहीं मोदी के नाक के नीचे उनके अपने जो उनकी टीम है, सबसे मजबूत, जो सबसे कोर टीम, गुजरात से उनको लेकर के आए थे हिरेन जोशी को, और आज वो टीवी मीडिया को संभाल रहे थे। उनके एक मैसेज पर पूरा एजेंडा सेट होता था कि आज किसने बजे किस चैनल पर किसकी चर्चा होगी, कौन कौन गेस्ट बैठेगा, सारी चीजें तय करने वाले हिरेन जोशी जो है वो तो खुद ही बेटिंग में पैसा बटोर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब एक बड़ा सवाल जो उठा है सबसे, वो ये जो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हिरेन जोशी किसके लिए काम कर रहे थे। अब अगर ये बेटिंग में लगे थे, पैसा उठा रहे थे, तो ये पैसा किसके लिए उठा रहे थे? भाई हिरेन जोशी तो मोदी जी के लिए काम करते हैं, तो क्या ये सारे ऐप और ये सब कुछ मोदी जी की देखरेख में चल रहा था? सब मोदी जी के संरक्षण में इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था? ठीक है सर, अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिएगा, म्यूट है आप प्लीज जी। सर, मजरू सुल्तानपुरी के एक नजर की पहली दो लाइनें हैं कि हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये अपना मुल्क, ये पूरा देश, ये भारतवर्ष, ये जम्बू द्वीप, ये आर्यावर्त वर्ष, जिसको जिस रूप में कहिए, इसको दुनिया के बाजार में नीलाम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने सरेसाम रख दिया। ये महादेव ऐप हो, चाहे जुआ और सट्टे के बाजार की इनकी भूमिका हो, ये इन चीजों के जरिए हम लोग जान पाते हैं कि ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। दरअसल इस देश में सब कुछ बेचने और सब कुछ को बिकाऊ घोषित करने के लिए यहाँ जंगल खरीद लीजिए, यहाँ खनिज पदार्थ खरीद लीजिए, यहाँ नदियां खरीद लीजिए, यहाँ हवाई अड्डा और बंदरगाह खरीद लीजिए, यहाँ यूनिवर्सिटी खरीद लीजिए। हर चीज को नरेंद्र मोदी ने तराजू पे तौल दिया और कहा जो खरीदार हो। आपने अभी बात छेड़ा था कि 600-700 करोड़ चंदा चुराने के चक्कर में इसने एक देश के एक बड़े पूंजीपति को 44,000 करोड़ की सब्सिडी दे दिया है। अब इनको बस यही था कि ये कभी कल्पना नहीं किए थे, ये जो पूरा अली बाबा और 40 चोर की जमात है, इस पर भी कभी सवाल उठेंगे। इनको तो नेशनल हेराल्ड में चोरी दिखाई पड़ रही है। मैं इलाहाबाद से हूँ, एक कलम से आनंद भवन और स्वराज भवन को इंदिरा गांधी ने 2 गवाहों का दस्तखत करके
को सौंप दिया और 1000 करोड़ रुपए से बाजार मूल्य से में देखा जाए 1000 करोड़ रुपए से बड़ी संपत्ति है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोतीलाल नेहरू जी के उस खरीदे हुए उस इतने ऐतिहासिक उसको देश को समर्पित कर दिया। और बताते लोग दिल्ली के भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उस समय उन्होंने देश को दे दिया था। उस राहुल गांधी को, उस राजीव गांधी को, उस सोनिया गांधी को ईडी का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग कहते हैं कि ये जमानत से छूटे हुए लोग हैं, कि नेशनल हेराल्ड का पैसा खाए हैं ये, और खुद आकंठ गले में अभी तो बहुत कुछ, अभी तो मानसी वाला, सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम लोग फोटो वोटो निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं पेकिंग ये मुख्यमंत्री के रूप में रोमांचक यात्राओं के वर्णन भी मनोहर कहानियां स्टाइल में ये बड़े बड़े भाजपा के पुराने लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं। अभी तो कौन सा एल्फिस्टन वाला भी है, उसमें पता नहीं कितने लोगों के वॉइस दिखाए जाएंगे, फोटोग्राफ्स दिखाए जाएंगे। आप जिस नवनीत सहगल की बात कर रहे हैं कि ये 2011, 12, 13 में इनका नाम लेकर बताता था भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में NHI का सबसे बड़ा घोटालाबाज अफसर यही है। उत्तर प्रदेश में पुलों का, बिजली संयंत्रों का, NHI का सबसे बड़ा कमीशनखोर अफसर यही है, जो मोदी जी के आंख की पुतली बनी हुई थी। हिरेन जोशी के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं कि ये चलते हुए प्रोग्राम को रुकवा देता था। ये एंकर से कहता था कि इनको बाहर करो, इनसे कोई प्रश्न न पूछो। इसी की साजिश थी कि प्रणव राय को बॉम्बे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया जब विदेश जा रहे थे। इसी की साजिश थी कि बेआबरू होकर रवीश कुमार को इसने बाहर निकलवाने का काम किया। मोदी का ये पूरा लोक सेवा जो है, मोदी जी का ये लुटेरा तंत्र है, ये घोटालेबाजों और सट्टेबाजों की सरकार है। Bluetooth mode connected. देश के लिए माओवाद सबसे बड़ा खतरा है और पूरे के पूरे अबूझमाड़ में इस आदिवासियों को खुलेआम हत्या करवा दी। लेकिन इतने भ्रष्टाचारियों को, इतने दुराचारियों को, देश के लूटने वाले इतने कारपोरेट को, अडानी अंबानी को अपने गले में माला की तरह पहने हुए हैं मोदी जी और अमित शाह। इन्होंने किस तरह से बिहार में हजारों करोड़ रुपया गैर सरकारी तरीके से और सैकड़ों करोड़ रुपया सरकारी तरीके से बेचकर बांटकर लोकतंत्र की हत्या किया है। ये वो दिन अब देखिए 52, देखिए सामान्य सी बात थी राज साहब, 52 करोड़ या कितने का वो फोर्स घोटाला था जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला, न कोई बैंक अकाउंट मिला। बीपी सिंह का आप प्रशासन जानते ही हैं कि जेब से पर्ची निकाल के बताते थे बैंक अकाउंट नंबर, कोई प्रमाण नहीं मिला और देश में शख्स बदल गया, शख्सियत बदल गई, सरकार बदल गई। सारे 2G, 4G, 3G करते रहे और विनोद राय को, जो एक बिका हुआ अफसर था इस देश में CAG का, उसके गलत रिपोर्ट पे इन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें एक पाखंडी संत को इन्होंने सामने किया और बहुत सारे तथाकथित आदर्शवादी लोग इसके मुखर प्रवक्ता हो गए और सरकार बदल दिए। मोदी जी कभी इस देश को छोड़ेंगे, मोदी जी को कभी इस देश सत्ता से उतरना पड़ेगा, इस पे बहस होना चाहिए कि कब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारेंगे। अपने साथ दो लोग हैं, अजय शुक्ला सर और प्रशांत गढ़वी सर। प्रशांत गढ़वी सर गुजरात से हैं, हिरेन जोशी का वहां का पूरा कार्यकाल जानते हैं, और अजय शुक्ला सर बतौर पत्रकार गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक हिरेन जोशी के बारे में सारी चीज जानते हैं। तो जरा पहले इन दोनों लोगों को भी थोड़ा सुन लीजिए, फिर वापस मैं आपके पास आता हूं और कमेंट्स के लिए। अजय सर, हिरेन जोशी साहब कि आज ये सारी चीजें चल रही हैं, अभी लगातार ये कहा जा रहा था कि पूरी मीडिया वो कंट्रोल कर रहे थे, सब कुछ जो आदमी कंट्रोल कर रहा था, मोदी का पूरा व्यक्तित्व चमकाने का जो काम कर रहा था, वो असल में चमकाने की आड़ में इतने धंधों में इन्वॉल्व था। इस तरीके के नाम आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत गंभीर आरोप तो हिरेन जोशी पर अब लग करके सामने आ रहे हैं। टीवी मीडिया में यही मौन है, उस पर तो बात नहीं होगी, तो जरा क्या है उसको समझ लिया जाए। चलिए देखिए, मैं कहता हूं कि हम इस पे बात करें। के राय साहब एक बात बता रहे थे
आनंद भवन की और स्वराज भवन की। मैं आनंद भवन और स्वराज भवन की बात से आगे एक चीज पूछता हूँ। गढ़वी साहब भी बैठे हैं, अपने जो है मैं नाम भूल जाता हूँ, खान साहब भी बैठे हुए हैं और राय साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी हैं। मुझे आप बताइए, मैं आपको नई दिल्ली बेचूं, आप कितने में खरीदेंगे? आप कीमत लगाइए, कोई कीमत लगाइए, कोई भी कीमत जो आपको मन करे। 100 लाख करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ कितना लगाइएगा? 50,000 लाख करोड़, 10,000 लाख करोड़, 1,000 लाख करोड़, कितनी कीमत लगाइए? आप बताइए, कोई लगाएंगे? जहां राष्ट्रपति भवन भी है, जहां प्रधानमंत्री भवन भी है, जहां उपराष्ट्रपति भवन भी है, जहां संसद भी है, जहां राहुल गांधी का भी सरकारी बंगला है, सोनिया गांधी का भी सरकारी बंगला है, जहां पे तमाम देश के मंत्रियों के बंगले हैं, कोई कीमत होगी ना? कहते हैं दिल्ली में सुई की नोक भर की भी जमीन कितनी महंगी, नई दिल्ली में खासकर, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां वहां का हाई कोर्ट भी है, लुटियंस जोन है, खान मार्केट भी है। तो अब आप बताइए, उसकी कोई तो कीमत लगाइएगा। तो साहब एक काम करिए, गूगल पे सर्च कीजिए और ये देखिए, जब 1716 में बादशाह फारूक सियार कश्मीर गए और कश्मीर से उन्होंने एक विद्वान को बुलाया, वो विद्वान थे राज कौल। और राज कौल साहब जब आए तो कहा गया क्या आपको क्या करें? तो साहब उन्होंने कहा शिक्षा का आपको विस्तार करना है, हम आपको आपके जीवन यापन और सारे उसके लिए एक रियासत देते हैं। उस रियासत का नाम जानते हैं क्या? नहरी रियासत। जो दिल्ली है वास्तव में उस समय तो पुरानी दिल्ली होती थी, नई दिल्ली तो जंगलात थे जिसमें आज बनी हुई है, खेत थे। तो उन्होंने वो नहरी रियासत जो आज नई दिल्ली कहलाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को दी थी। 1716 में रेवेन्यू रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब आप सोचिए, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स का भवन भी बना हुआ है बहादुर शाह जफर मार्ग पे, जिसमें नवजीवन का भी नेशनल हेराल्ड का भी भवन बना हुआ है, ये सारी संपत्तियां पंडित नेहरू की अपनी पर्सनल संपत्तियां थी, उनकी रियासत थी। इस देश को बनाने के लिए उस परिवार ने वो भी दे दिया। चंडीगढ़ जैसे 4 शहर उतने में बस जाए। अब आप सुनिए, जब इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने इस देश को दे दी, उनके ऊपर चिंदी चोरी लगाने वाले क्या कहे, कुछ भी कह दे। चलिए, वकील साहब बैठे हुए हैं, खुद बताएंगे। ऑन रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेइंग वकील था पंडित मोतीलाल नेहरू। उस जमाने में सबसे बड़ा इनकम, देश का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेइंग वकील। सोचिए आप, उस शख्स का बेटा जेलों में गया, किसके लिए? उस राजसी जीवन जीता, उसने सारे अपने राजसी कपड़े सब फेंक दिए नीचे और पहन के लड़ने पहुंच गया। टॉयलेट साफ करता था, सेवा दल का अध्यक्ष था। वो आदमी उस परिवार की, उस देश के सबसे बड़े इनकम टैक्स की पत्नी कमला नेहरू, वकील साहब के ही शहर में लाठी से मारी जाती है, सिर फटता है, अस्पताल में जाके मर जाती है, देश के लिए शहीद हो जाती है। दिल्ली का आखिरी शहर कोतवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू थे। देश की आजादी की पहली लड़ाई
1857 में घायल हुए, आगरा में अपने साले के घर आके रहे, मर गए, पहली शहादत। उनके बाद में उनके जो बड़े बेटे थे नंदलाल नेहरू 33 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हुए। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने सबको देखा, उनके भतीजे, उनकी बहू कमला नेहरू देश के लिए ही आंदोलन कर रही थी, ले जाके टीबी के मरीजों के साथ में बंद कर दी गई और टीबी की मरीज हुई, ले जाई गई, जब मरणासन हालत में जेल से छोड़ी गई थी, जब ले जाई गई स्विट्जरलैंड, पंडित नेहरू जेल में थे, ये भी दया नहीं दिखाई गई। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जान लीजिए जिस परिवार पे लगा। अजय सर, लेकिन आज ये सारे लोग जो है इतनी मेहनत करके, इतने संसाधन लगा करके इन सब के ऊपर किस किस तरीके के सवाल उठवाए जाते हैं, ये पूरा देश देखता है। उस पे सवाल उठवाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, और इस सवाल उठाने वाले में एक मेहनत करने वाला ये भ्रष्टाचारी आदमी भी था। मैं इसीलिए मैं बता रहा था। अब आगे आता हूं। हिरेन जोशी की मैं तब से जानता हूं, जब वो आके दिल्ली में लाइजनिंग किया करते थे नरेंद्र मोदी के लिए कि साहब दिल्ली के मीडिया में इनको जगह दीजिए और इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। मेरे पास भी आता है, पांव छू के बस यही कहता था, भाई साहब कृपा बनाए रखिए, देखिए वो तो झूठे फंसाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो है, दुनियादारी बताता था। फिर भाई साहब आप घूम आइए, दुबई घूम आइए, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसे करके तमाम चीजें बताई जाती थी। बहरहाल मैंने सुविधा नहीं ली इत्तेफाक से, इसीलिए आपके साथ बैठा हूं। तो मैं इसके बाद में जो दूसरी चीज कह रहा हूं, एक बार मेरे पास में अमर उजाला में मेरे साथ में एक लड़का रहा था, जिन दिनों मैं वहां पर हुआ करता था, तो उसने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान में संपादक था तो हमारे यहाँ थोड़ा एज का फैक्टर आ गया, तो उसको मैं नौकरी नहीं दे पाया था। एचआर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था। तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें किसी के पास भेजता हूँ, चले जाओ, मेरा नाम लिख के, और मैंने उसे एक चिट्ठी दी और कहा वहां चले जाओ। वो गया, साहब अमर उजाला ने उसे न्यूज एडिटर की नौकरी दे दी। ठीक है, और जिसके पास भेजा था, आज नाम बोल देता हूँ, हिरेन जोशी के पास ही भेजा था। तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं जी कि ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि वो इतना पावरफुल। छोड़िए इन बातों को, अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, जो सबसे बड़ी बात है। वो बात ये है कि जो व्यक्ति खुद घोटाले करता है, तमाम सारी चीजें करता है, आप क्या सोच रहे हैं हिरेन जोशी अपने से करता? यदि आप ये सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मूर्ख हैं। महादेव ऐप हो या कुछ हो, जो इस तरह से बैटिंग ऐप बना के लूटा गया, और उसका इस्तेमाल कहां किया गया? अचानक एक व्यक्ति आता है, ड्राइवर तथाकथित गिरफ्तार होता है, और फिर कहा जाता है नहीं यही है, वो अपने आप आ जाता है और वो कहता है मैं गया था भूपेश बघेल के यहाँ पैसा देने। अब आप समझिए, उसका कोई कनेक्शन कभी मिलता नहीं है कि कभी गया। तो इस तरह की बातें करके और बदनाम किया गया भूपेश बघेल को, जिन्होंने 200 से अधिक एफआईआर दर्ज की थी महादेव ऐप के खिलाफ। तमाम लोगों को जो है एक्शन लिया है। तो उस आदमी को बदनाम करके किसको सत्ता मिली? भाजपा को ना। तो फायदा किसको वो दे रहा था? काम किसके लिए कर रहा था? नरेंद्र मोदी के लिए। इसी तरह से एक और बता देता हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसका भी जो कनेक्शन है, वहां एक हिमानी सूद है, उसकी बड़ी क्लोज है। बाकी आगे नहीं बोलूंगा कुछ, इसके आगे इतनी बोलूंगा, तमाम सारी स्पेशल सर्विसेज के लिए आप परेशान होते हैं,
तो तमाम जो स्पेशल सर्विसेज दिलानी होती थी कौन दिलाता? उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करने वाला। तभी तो इतने देशों से इतना लाइजनिंग करके और कैसे नरेंद्र मोदी के साथ कभी भी घुस जाती थी। आप चले जाइए नरेंद्र मोदी के यहाँ, उसका नाम बदल तो दिया उन्होंने, सेवा तीर्थ। चले जाइए सेवा तीर्थ के अंदर, घुसने को मिल जाए तो जो कहिएगा आ जाएंगे। बिल्कुल। तो वहां स्पेशल सेवा देने वाले लोग ही एकत्र किए जाते। तो ये स्पेशल सेवा किसके लिए हो, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मालिक है सतनाम संधू, उसको आम आदमी पार्टी ने जो एक और यूनिवर्सिटी है लवली यूनिवर्सिटी, उनके लोगों को जो पैसा लेके दिया है पूरा पंजाब जानता है कितना कितना रुपया का था। तो सतनाम संधू से भी हुआ। सतनाम संधू ने उसी से कहा, लवली वाले से, वही डील कर रहा है। तो लवली वाले से कहा कि नहीं नहीं, हमें इनकी राज्यसभा नहीं चाहिए, और वो सीधे तो नॉमिनेट हो गया राज्यसभा से। अब आप सोचिए, पैसा जो दिया होगा नहीं दिया होगा भगवान जाने, मुझे उसकी जानकारी